जय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, P इज इक्वल्स टू के एच एक्स, ये है ना, ये आया था। हम बात कर रहे थे हेनरी कांस्टेंट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए, तो क्या क्या गुण इसके पाए गए, ये बताया गया कि इसकी जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। फंक्शन का मतलब है यहां पे डिपेंड करना। तो केएच इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब वैल्यू ऑफ केएच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या मतलब हो गया इस लाइन का? ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? अच्छा, डिपेंड करती, कैसे डिपेंड करती है? तो कहता है वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी फॉर द सेम गैस, फॉर द सेम गैस। तीसरा उसने क्या बोला कि अलग अलग गैसेस के लिए केएच की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब केएच की वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ केएच नेचर ऑफ गैस। क्या मतलब इस लाइन का कि टेम्परेचर सेम कर दोगे ना, लेकिन गैस को चेंज कर दोगे तो भी केएच की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे मैं एक छोटा सा डाटा आपको बना के दिखा देता हूं इसका। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं कि देखो, जब मैं गैस चेंज करूं ना, हीलियम से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, तो टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, फिर भी इनकी वैल्यू चेंज हुई है। और गैस सेम रखता हूं ना, तो भी टेम्परेचर चेंज करने पे और क्या हो रही चेंज, मतलब डिफरेंट गैसेस की सेम टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू डिफरेंट है, और सेम गैस के लिए भी टेम्परेचर चेंज करने पर केएच की वैल्यू चेंज होती है। क्या देखा मैंने कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है ना, देखो जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से कंपेयर करना, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, तो इन्हीं के लिए मैंने डाटा लिखा है, इन्हीं के लिए दे रखा है कि कम टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू कम है और ज्यादा टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू ज्यादा है। ऑक्सीजन की कम टेम्परेचर पर केएच की वैल्यू कम है और ज्यादा टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के लिए केएच की वैल्यू ज्यादा है। अब यहां से बात को समझना, एक बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था गैस की सोलिबिलिटी पर, कि किसी गैस का एक लिक्विड में डिसोल्व होने एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब ये हमारे पास गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है, ये दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। और यहां पे क्या बन गया मेरे पास, गैस या सॉल्यूशन, सॉरी लिक्विड गैस सिस्टम बन गया, गैस या सॉल्यूशन बोल रहा हूं, लिक्विड गैस सिस्टम, लिक्विड गैस सिस्टम, प्लस में क्या उसमें हीट निकलती है ना। पिछला लेक्चर देख लेना आप लोग, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मैंने ऐसे बताया था कि एंट्रोपी तो क्या होगा, जब भी एक गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी, अब रैंडमनेस तो डिक्रीज हो गई, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया आपका पॉजिटिव।
और डेल्टा की मुझे क्या चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, नेगेटिव, मतलब गैस का लिक्विड में घुलना। अगर वो घुलेगी तो प्रोसेस हो रहा है ना, तो स्पॉन्टेनियस मतलब हो रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव चाहिए। तो उसकी क्या कंडीशन बचती है, सिर्फ एक, कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए मेरे पास, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं हीट करूं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस इक्विलिब्रियम की बैकवर्ड, मतलब जो सिस्टम बना है ना लिक्विड गैस सिस्टम, इसमें से गैस अलग लिखनी पड़ेगी, लिक्विड अलग, मतलब गैस और लिक्विड अलग अलग हो जाएंगे, लिक्विड में से गैस बाहर निकल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है, और यहां पे टेम्परेचर बढ़ने से केएच की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहां से क्या समझ में आती है बात, कि जितनी किसी गैस के लिए केएच की वैल्यू ज्यादा, उतनी उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम। तो यहां पे तीसरा पॉइंट क्या आता है, higher the value of KH for a gas, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, यहां से अब मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, मैं इसको न्यूमेरिकल के बेस पे समझाऊंगा, यहां पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, है ना, इसको मैं समझाना चाहता हूं सॉल्युबिलिटी को, कि सॉल्युबिलिटी, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किस तरह से हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं दो केस, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, हमने ऊपर से इसमें से पिस्टन लगा रखा है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में लेकर चल रहा हूं, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैंने ऐसा माना कि ये जो दोनों गैसेस हैं, इनका टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 500 mmHg, और मैंने ऐसा मान लिया कि उसमें से इसका हिस्सा जो है वो 250 mmHg, और इसका भी हिस्सा जो है पार्शियल प्रेशर का वो 250 mmHg, ठीक है जी। मतलब बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, दोनों में, ये कहना चाह रहा हूं। तो अब देखो होगा क्या, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक बार मैं लेके चलूंगा इधर नाइट्रोजन को, तो एक बार इधर लेके चलूंगा ऑक्सीजन को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, और ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के लिए इसी बात को लेके चलेंगे, तो ये फॉर्मूला आपका ऐसे हो जाएगा। अब मैंने कहा दोनों का बराबर बराबर पार्शियल प्रेशर आ रहा है। अब मैं इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहूं, एटीएम में, सॉरी बार में था। देखो, एटीएम और बार में एक रिलेशन होता है, 1 ATM इज इक्वल टू 0.987, सॉरी 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार, ठीक है। तो क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो, इसलिए आप कुछ देर के लिए मान के चल लो कि एटीएम और बार को बराबर लेके चल रहा हूं मैं, एटीएम, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस इक्वेशन से यहां पे 760 mm, तो मुझे, हम एटीएम मिलीमीटर को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 760 से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस टर्म का और इसका रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, मैं यहां कैलकुलेशन नहीं दिखाना चाह रहा हूं। तो आप ये मान लो, कैसे मानोगे, मैं, या फिर जो बार में वैल्यू दे रखी है ना केएच की, उनको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी 0.987 से मल्टीप्लाई कर देना, वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ अभी मान लो कि मैं बार एटीएम को फिलहाल रफली बराबर मान के चल रहा हूं।
तो इसलिए मैं इसको 760 से डिवाइड कर रहा हूं और ये मान क्या चल रहा हूं, बार में आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये KH की वैल्यू आ गई, सॉरी यहां पे मेरे पास क्या है, KH की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए KH के लिए तो 76, अब 293 केल्विन टेम्परेचर लेके चल रहा हूं, यहाँ पे कंडीशन क्या है 293 केल्विन टेम्परेचर। तो देखो क्या थी, वो निकाल लेते हैं एक बार, N2 की थी 76.4 और इसकी थी 34.8, 76 और 34, 70 नाइट्रोजन की 76.48 ऐसा कुछ नंबर था, और इसकी जो वैल्यू थी वो 34 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर था, 86 मान लो ऐसे ही, ठीक है। यहां पे आ गया आपका XO। अब क्या है, मैं कैलकुलेशन करता हूं जैसे, ठीक है। अच्छा ये किलो बार में है, ये किलो बार में, और ये क्या है बार में है, तो मैं इसे अगर 1000 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे बार में आ जाएगा। देखो 250 डिवाइड बाय 760, ये आ गया आपका 0.328, ठीक है। ये बार में लेके चल रहा हूं, डिवाइड कर दूंगा इसको 76.48 इंटू 10 की पावर 3, ये भी बार में कन्वर्ट हो गया, ये आ जाएगा N2 का मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये नंबर तो इतना रहेगा 0.328 बार डिवाइड बाय 34.86 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी 10 पावर 3 -3, ये भी बार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बार, ये क्या आएगा आपका O2 का मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब इस चीज को समझना, जो यहां पे डिनोमिनेटर है इधर N2 केस में, N2 के केस में डिनोमिनेटर बड़ा है ना, ऊपर का नंबर दोनों का सेम है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, और इसका डिनोमिनेटर ऑक्सीजन वाले केस में नाइट्रोजन के मुकाबले क्या आ रहा है, वो छोटा आ रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, लार्जर वैल्यू आएगी इसके मुकाबले, ये स्मॉलर वैल्यू रहेगी। और ये है क्या, मोल फ्रैक्शन टर्म में हम क्या निकाल रहे हैं, सोल्युबिलिटी तो निकाल रहे हैं कि इस लिक्विड गैस सिस्टम के अंदर O2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, दोनों ने बराबर बराबर प्रेशर एक्सर्ट किया था, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उसका हेनरीज कांस्टेंट क्या है, कम है। तो यहां से क्या पता चला कि हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां से हमें न्यूमेरिकली भी इस बात का पता चल जाता है, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। कि हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो है आपका कम कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं तो वहीं पर एप्लीकेबल है, मतलब जहां पर सोल्यूट जो है वो लेस कंसंट्रेशन पे, लेस अमाउंट में डाल रखा, वहां पर तो ये ठीक तरह काम करता है। इसके अकॉर्डिंग जो डाटा आता है वो मतलब प्रैक्टिकल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा मैच करता है। लेकिन अगर आप हाई कंसंट्रेशन पे ले जाएं
तो वहां पर क्या है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो सोलिबिलिटी आनी चाहिए थी उसके साथ ये मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा मतलब लो मतलब लेस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर ये एप्लीकेबल है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, देखो इतना हमें पता है कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। और इतना हमने पढ़ा है कि जब भी आप किसी लिक्विड में कोई गैस डिसॉल्व करोगे तो ऐसे में क्या होगा, हमेशा ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होगा। अब हीट निकलेगी तो सीधी सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए तो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उससे क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आप जितना लेकर चल रहे थे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उस एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रैक्टिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरी भी करता, टेम्परेचर जैसे वेरी करेगा केएच की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करती जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड की अगर बात करें, थर्ड क्या बोलता है, प्रेशर रेंज। अब इस प्रेशर रेंज में क्या है, प्रेशर रेंज में बोलता है कि देखो ये जो हेनरीज लॉ है ये लो प्रेशर पे तो एप्लीकेबल है, लेकिन जो हाई प्रेशर होता है ना, हाई प्रेशर पे क्या होता है, गैस और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आ जाता है, जिसके कारण इसका डेटा जो होता है वो मिसमैच करता है। मतलब हाई प्रेशर पे अगर आप सोच रहे हैं कि ये सॉलिबिलिटी आनी चाहिए किसी गैस की लिक्विड के अंदर, वो नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन वाला फैक्टर हो जाता है जिसमें भले ही या तो गैस के मॉलिक्यूल्स सोलवेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या पहले से मान लो कोई सोल्यूट घुला हुआ है उसके अंदर, ठीक है, वो और गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं जब वो ज्यादा प्रेशर पे लेते हैं, तो क्या करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है इसलिए डाटा क्या करता है, मिसमैच करता है, जितना हम सोचते हैं कि ये आना चाहिए वो नहीं आता है। अगर बात करें फोर्थ पॉइंट, तो ये आपका गैस डिसोल्यूशन इक्विलिब्रियम। ये क्या कहता है, गैस डिसोल्यूशन मैकेनिज्म। देखो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जो आपका हेनरी लॉ है इसने गैस और लिक्विड जो है जहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उनके बीच में, उन चीजों का काउंट नहीं किया। मतलब कुछ ऐसी गैसेस भी है, जैसे मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया को जब पानी में घोलते हो तो कुछ अमाउंट में अमोनिया क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है कुछ अमाउंट में। ऐसे ही CO2 है, जब पानी में घोलते हो तो कुछ अमाउंट मतलब CO2 कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो कार्बोनिक एसिड बना देते हैं H2CO3। तो इससे क्या होता है, इनकी फिजिकल स्टेट मतलब जो हमारी गैस थी इसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज हो जाती है। ये आपका मॉलिक्यूल से जैसे किस में चला गया, आपका आयन की फॉर्म में चला गया। अगर आप इसको तोड़ोगे क्या टूटेगा, 2H++ में CO3-2। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को उसने हेनरी ने क्या किया था, कंसीडर नहीं किया था। तो ऐसी गैसेस जो सोलवेंट के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकती हैं, वहां पर जाके ये चीज क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, काम नहीं कर पाती है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया जो होता है,
प्रेशर रेंज, हाई प्रेशर रेंज की। अच्छा, हाई प्रेशर रेंज पे एक चीज और होती है, जो गैस कंडेंस भी होती है। तो यहां पे एक दो फिनोमेना और काम करते हैं, उसको यहां लिखता हूं मैं, गैस कंडेंसेशन और एक कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम, ये भी काम करता है। कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कुछ खास नहीं है। मान लो कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कोई मेटल आयन भी हो, डी ब्लॉक का, सारे नहीं कुछ एक रहते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म कर देते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोला जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है हाई प्रेशर पे। अच्छा, गैस डिसोल्यूशन फिनोमेना क्या है, जो गैस रिएक्शन कर सकती है उनको इसने कंसीडर ही नहीं किया, तो इसलिए वहां पर भी क्या होगा, ये ठीक तरह से एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इससे डाटा आएगा वो, और जो प्रैक्टिकल डाटा होगा, वो दोनों क्या करेंगे, मिसमैच करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई इसने जो अपनी थ्योरी दी, इतने पॉइंट्स दिए, वो सारे के सारे किस पे दिए, आइडियल सॉल्यूशन पे। और हम डेली लाइफ में किसके साथ डील करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए होता क्या है, जो इसके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, इसके लॉ के अकॉर्डिंग, वो चीजें रियल लाइफ में जो सॉल्यूशन जिनके हम डील करते हैं उनके साथ वो मैच नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कि वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वो थ्योरी दी गई है, ना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बताऊं तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्या क्या लिमिटेशन है इसकी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो गैस है वो लिक्विड के साथ ऐसा सॉल्यूशन ना बना दे जो हाईली कंसंट्रेटेड हो, मतलब ज्यादा गैस नहीं घुलनी चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन कुछ होता ही नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या है कि जो दूसरी चीज है जिसके मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है, जो सॉल्यूट उसे नेग्लिजिबल डाल दो, ताकि जो आपका प्योर लिक्विड था उसकी कैरेक्टरिस्टिक में बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन को आइडियल रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, पहली बात तो प्रेशर, शुड नॉट बी वेरी हाई। ज्यादा प्रेशर हो तो गैस क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि केएच की वैल्यू टेम्परेचर के केएच की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जब केएच की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, केएच की वैल्यू बढ़ती है। केएच की वैल्यू बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। तो टेम्परेचर घटेगा तो केएच की वैल्यू घटेगी। जब केएच की वैल्यू घटेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर से वही बात आ जाएगी कि उसमें कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। ठीक है ना, तो हमें केएच की वैल्यू क्या रखनी होती है, हाई ही रखनी होती है। इसके लिए क्या जरूरी है कि टेम्परेचर कम ना लेके जाए बहुत ज्यादा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो गैस है वो लिक्विड के साथ मिलकर कोई किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो ना करे। ठीक है ना, एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो ना करे। कहने का मतलब यह है किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है, गैस शुड नॉट बी हाईली सोल्यूबल, कि ऐसी गैस नहीं लेनी है जो बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको हैंड रूल अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो हमें इसकी लिमिटेशंस तो पता चल गई। एप्लीकेशंस क्या है, ये भी क्या डिस्कस की है मैंने, इसकी लिमिटेशन जो अभी मैंने डिस्कस की थी,
उसी को थोड़ा सा मैंने समराइज वे में लिख दिया है। अब क्या बात करेंगे एप्लीकेशंस की। कहां कहां पे अप्लाई होता है डेली लाइफ में, कहां कहां देखते हैं मींस इससे रिलेटेड चीजों को जहां पे अप्लाई होता है। देखिए सबसे पहला तो है जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है उनमें हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक, आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहां पे वो केमिकल भरा होता है, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक या जो कुछ भी बोलते हैं, और इसी में CO2 गैस काफी हाई प्रेशर पे होती है। यहां पे क्या होती है, CO2 एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है, इसमें CO2 डिजोल्व होती है। तो जैसे ही आप इसके ढक्कन को खोलते हो, जैसे ही आप इसे खोलेंगे, खोलते ही क्या होता है, बहुत तेजी के साथ जो इधर गैस थी, क्योंकि यहां पर क्या था, ये बहुत हाई प्रेशर पे थी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है कम है, यहां पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, बाहर क्या है कम है। तो जैसे से खोलोगे वो बाहर के सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या बहुत तेजी से बाहर निकलनी स्टार्ट होगी ये गैस, ठीक है, इसमें से भी और यहां से भी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें जो गैस भरी थी हाई प्रेशर पे, उससे इसकी सॉल्बिलिटी बढ़ाई। अब CO2 की सॉल्बिलिटी बढ़ाने से मिलता क्या है, क्या मिल गया हमें इससे, देखो CO2, ये जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोला जाता है इसीलिए, CO2 को मिलाने से होता क्या है, क्योंकि इसमें पानी भी होता है, चीनी भी होती है, प्रिजर्वेटिव होते हैं दूसरे साथ में, तो कुछ अमाउंट में CO2 पानी के साथ जुड़कर H2CO3 बना देती है, और H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण इस सॉल्यूशन का नेचर बन जाता है एसिडिक। इसके एसिडिक बनने से क्या होता है, इसका जो मैं कहूंगा कि इसका जो फ्लेवर है, इसका फ्लेवर सॉरी फ्लेवर कह रहा हूं, इसका जो टेस्ट है उसका प्रोफाइल बढ़ जाता है। एनहेंस, ठीक है। दूसरा, इसके कारण क्या होता है, अगर इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो ये उनको सपोर्ट नहीं करती है, ये एसिडिक नेचर, तो क्या उसको किल करने के काम भी आती है, ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं पनप पाते हैं। इसके अलावा जो माउथ फील होता है, जब आप उसको मुंह में लेते हैं, तो जो एक टेस्ट कहो या कुछ भी, वो क्या है, उसको भी एनहेंस करता है ये। तो इसलिए क्या है, हम नहीं मतलब, इसलिए कंपनियां क्या इसमें CO2 भरती है, O2 नहीं भरती है, ठीक है ना। O2 से एक नुकसान ये भी हो जाएगा कि O2 अगर आप इसमें भरेंगे तो वो तो इनको लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो उससे क्या होगा, ये मरने के बजाय और पनपेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए भी नहीं भरी जाती। तो CO2 को भरने के ये सब कारण होती है, ठीक है ना, और वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करती है इनके अंदर। तो पहली एप्लीकेशन तो ये हो गई। दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, सपोज करो ऐसा मान ले कि इसके अंदर जो CO2 भरी है, मान लो भरी है 40 ATM प्रेशर पे, ठीक है,
तो इसकी बोतल की जो टेस्टिंग होगी ना वो 150-200 एटीएम प्रेशर तक होती है, क्योंकि आप इसको ऐसा नहीं कि ऐसे लेके जाएंगे हाथ में, तो अगर आप हाथ में ऐसे लेके जा रहे हैं, हिल रहा है वो पूरा लिक्विड, तो उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए जो बोतल की जो टेस्टिंग की जाती है ना वो 150-200 एटीएम तक की जाती है, तब जाके 50 एटीएम तक का प्रेशर इसमें के प्रेशर से इसके अंदर CO2 फिल की जाती है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ खाली डेटा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन क्या है भाई, इसकी दूसरी एप्लीकेशन है जो डीप सी डाइविंग है। जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं वहां पर भी हम देख सकते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल है। देखिए, जो हमें पता है कि जो समुद्र है, जैसे ये मान लीजिए ये समुद्र है, पता है नहीं येलो कलर क्यों इतना चलता है इसमें, अपने आप जरूरत नहीं है तो। मान लीजिए सी या कोई गहरी सी नदी लगा लो आप, ठीक है। अब समुद्री गोताखोर ने लगाया इसमें गोता। अब जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ने का फर्क क्या पड़ता है, प्रेशर बढ़ने का फर्क ये पड़ता है कि आपके फेफड़े छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, फेफड़े छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह लगा लो, अपने पास लगा रखा ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इसने ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखा है। देखो अब इसमें होता क्या है, पहले बात करेंगे पुराने टाइम में क्या होता था। पुराने टाइम में जो ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करते थे उनमें भरी जाती थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दो गैसेस को हाई प्रेशर पे भर दिया जाता था, ठीक है। अब उससे होता क्या था कि जैसे वो अंदर गए, चले गए जी अंदर, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, जब वो सांस लेते थे, जो गोताखोर होते थे सांस लेते थे तो ठीक है, उनकी बॉडी में O2 गई और N2 गई। जब तक वो पानी के नीचे है, काफी हाई प्रेशर पे है, तब तक तो ठीक है, चीज चल गई। और जैसे बाहर आते तो प्रॉब्लम क्या होती थी, सांस के जरिए O2 N2 किसके साथ घुल गई, जो ब्लड, ये लिक्विड हो गया और ये क्या है, गैस है, दोनों गैसेस हैं, तो गैस लिक्विड के अंदर घुल जाती थी। अब घुल गई, जब तक वो अंदर है तब तक तो प्रेशर बॉडी पे अलग तरह का है, लेकिन जैसे बाहर आता था, बाहर आने के बाद दिक्कत क्या होती थी, बाहर आते ही बॉडी में प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसके रिड्यूस होने से क्या था, जैसे O2 तो कहां यूज हो गई, मेटाबॉलिज्म में यूज हो गई। O2 तो क्या आपकी, जब अंदर गया है तो सेल्स वगैरह तो अपना काम कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो O2 तो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती थी, और N2 जो थी वो ब्लड में घुल जाती थी। अब घुल गई, जैसे ही बाहर आया तो उस टाइम क्या हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। जब प्रेशर चेंज हुआ तो O2 तो बॉडी ने काम करने में यूज कर ली, वो N2 क्या करती थी, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आती थी। तो जो ब्लड बह रहा था, जैसे मान लो ये वेन्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये ब्लड है, ठीक है, सिग्नल इसके जरिए जाते हैं। अब क्योंकि अगर इसमें से बबल बनने लग जाएंगे, बीच बीच में क्या हो, बबल बनने लग जाए, तो ब्लड का बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, इसका फ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या हुआ, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लग गई, बॉडी का ब्रेन के साथ कनेक्शन क्या हुआ, टूटने लगा बीच बीच में, जिसके कारण जैसे ही ये बाहर आते थे तो इनको प्रॉब्लम होती थी, इन्हें मिर्गी आने लग जाती थी, जिसे हम बोलते हैं बैंड्स। डिकम्प्रेशन सिकनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आने लग गई, तो इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर 11.7% तो भर दी हीलियम, ठीक है, 32.1% भर दी ऑक्सीजन,
जो बाकी बच गई, कितनी बच गई, लगभग मान लो आपकी 56.2%, ये भर दी नाइट्रोजन। अब इससे क्या हुआ, देखो जब समुद्री गोताखोर ने गोता लगाया, वो अंदर गया, तो हीलियम जो होती है, हीलियम ज्यादा इनर्ट गैस होती है, तो ये ब्लड के साथ कोई रिएक्शन वगैरह तो करेगी नहीं, ठीक है। O2 मेटाबॉलिज्म में यूज हो गई, और N2 क्या कर रही है, सिर्फ वो ऐसा फील करवा रही है फेफड़े को कि जैसे आप सांस कहां ले रहे हो, आप बाहर जमीन पे खड़े होकर सांस ले रहे हो, आपको इतना ही काम करना पड़ रहा है। क्यों, जब प्रेशर बढ़ता है तो लंग्स क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे। अब छोटा हो चुका है लंग्स, और बॉडी की बाकी सारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, जितनी पहले थी बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, ज्यादा डेंसर मीडियम में तैरना पड़ रहा है, हवा में हाथ मारना, लाइट मीडियम में, पानी में हाथ मारो हाथ चलने में दिक्कत आएगी, डेंसर मीडियम में बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। तो वहां पे क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है हाई कंसंट्रेशन में, इसमें मतलब ये बहुत हाईली कंप्रेस्ड होती है, इस और फेफड़ा हो चुका छोटा सा, सांस ली, थोड़ी सी हवा पाएगी उसके अंदर। अब जो उसके अंदर गैसेस गई है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी ठीक तरह से काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए कंप्रेस्ड फॉर्म में इसको लिया था, और ये आपका जो काम कर रहा है किस फॉर्म में, किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो इनका रेशो निकाला गया वो किसके अकॉर्डिंग निकाला गया होगा कि O2 का कितना पार्शियल प्रेशर लिया जाए कि जब वो बॉडी के अंदर जाए, ये जो गैसेस मिक्सचर है, तो हमारी बॉडी ठीक तरह से काम कर सके। ये सब कहां से कैलकुलेट करके आया होगा, हेनरीज लॉ से आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद हमारी एप्लीकेशन नंबर 3 पर। देखिए एप्लीकेशन नंबर 3 क्या कहती है, इधर नहीं आ पाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, हमारे फेफड़े भी तो इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे फेफड़े इस तरह से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं समझना जरा। जैसे कि एक चीज ध्यान रखना, हमेशा छोटा सिस्टम अपने आप को बड़े सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करता है। जैसे एनवायरमेंट में सर हम में से क्या बड़ा सिस्टम है, एनवायरमेंट। जब मौसम चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसी की तरह के कपड़े पहने स्टार्ट कर देते, क्योंकि हम उसके मुकाबले क्या छोटे सिस्टम में। अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से काम चलता है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे बाहर CO2 का, बाहर जो है CO2 है और O2 है, ठीक है ना, O2 है आपका, CO2 है। O2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, यहाँ पे हाई है, ये क्या आपका हाई पार्शियल प्रेशर पे है। तो सांस के जरिए क्या हुआ, सांस के जरिए ऑक्सीजन ली गई, और जो फेफड़े हैं यहां पे ऑक्सीजन हाई पार्शियल प्रेशर पे, O2 एट हाई पार्शियल प्रेशर। O2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, यहां पे काफी हाई है। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जब ये मूव करते हैं
तो यहां पे बन रही होती है CO2। जब भी आप अपने जॉइंट्स को मूव करते हो तो क्या बनती है यहां पे, CO2 बन रही होती है। ठीक है, हर जगह। तो देखो बाकी जो हमारे टिश्यूज हैं वहां पर O2 क्या आपकी कम कंसंट्रेशन, बाकी सारी जगहों पर O2 क्या है, एट लो कंसंट्रेशन। अब होता क्या है, जब ब्लड जो कि एक लिक्विड है, जब ब्लड यहां पे आता है, जब ब्लड जो है यहां से गुजरता है तो ब्लड हो गया आपका लिक्विड, और O2 क्या हो गई आपकी गैस। तो O2 जो है वो हाई पार्शियल प्रेशर रखती है, वो क्या होगी उस ब्लड के अंदर घुलना स्टार्ट करती है, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है Hb वो O2 को पढ़ क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये पूरी बॉडी में से जा रहा होता है। ठीक है, इस तरह से ब्लड बह रहा है पूरी बॉडी में। अब जब टिश्यूज के पास पहुंचता है तो वहां पे O2 की परसेंटेज क्या है, कम है। तो ये क्या करता है, अपना O2 को उसको दे रहा है। देखो मैं इसके अंदर बायोलॉजी लेके नहीं आ रहा हूं कि मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, अभी वो चीज मुझे नहीं घुसेड़नी इसके अंदर। क्यों, बहुत सारे बच्चे नॉन मेडिकल के, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। हम सिर्फ उसकी हल्की सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो केमिस्ट्री यूज होती है हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जाता है, वहां पे क्या करता है, वहां पे उनको O2 सप्लाई करता है, और दोबारा से क्या है आपका CO2 से क्या हो गया आपका Hb में आ गया। फिर वहां से क्या पकड़ता है वो CO2, क्योंकि यहां जॉइंट्स में CO2 क्या आपकी CO2 हाई कंसंट्रेशन पे, मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है यहाँ पे हाई है, CO2 हाई कंसंट्रेशन, और वो यहां से हीमोग्लोबिन को पकड़ती है, और फिर क्या होती है ब्लड के मतलब यहां फेफड़े में वापस आती है, और फिर क्या उसको वहां पे रिलीज कर देती है, फिर दोबारा से O2 पकड़ता है। ये चक्कर चलता है सारा का सारा। बाहर O2 ज्यादा है, देखो बड़े सिस्टम में O2 के परसेंटेज क्या है ज्यादा, उसके मुकाबले फेफड़ा छोटा सिस्टम है, तो छोटा सिस्टम अपने आप को किसके अकॉर्डिंग बदलना चाहेगा, बड़े सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये अपने पास ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाना चाहता है, आई भाई ऑक्सीजन इसके पास। अब टिश्यूज क्या है इसके मुकाबले, छोटा सिस्टम है, वहां पे CO2 की परसेंटेज ज्यादा है, उसे किसके अकॉर्डिंग बदलना है, बड़े के अकॉर्डिंग। तो दिल क्या है उसके मुकाबले बड़ा है, तो वो क्या करना चाहते हैं, अपने ऑक्सीजन की परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या लेते हैं, यहां से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 वहां पे सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊपरी तरफ बात तय है। डेप्थ तो इसकी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और कौन सी गैस को कितना पकड़ने की इसकी टेंडेंसी होती है, हीमोग्लोबिन की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा बनता है, उन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी किस पर डिपेंड, ये इसके भी किस पे काम कर रहा है, हेनरीज लॉ पे काम कर रहे हैं हमारे लंग्स, मतलब जो गैस O2 की इसमें सॉल्युबिलिटी है वो इसी के अकॉर्डिंग काम करती है। फोर्थ क्या है, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतों पे चढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स, माउंटेनियर्स बोल सकते हैं आप उनको, तो वहां भी इसका बहुत काम आता है। कैसे कैसे यूज करते हैं इसका, वहां पे देखिए, मान लो किसी ऊंचे से पहाड़ पे कोई पर्वतारोही चढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये कोई चढ़ गया भाई यहां पे ऊपर, यहां पहुंच गए हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर ले रखा है अपने साथ, यहां पहुंच गए। तो जब यहां पे है जमीनी लेवल पे, तो यहां पे क्या हर सांस के साथ लगभग जो 2 लीटर एयर खींची जाती है, उसमें इतना 2 लीटर बाय वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं, इतना अमाउंट ऑफ मतलब इतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं कि जब बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी ठीक तरह से अपने सारे सारे फंक्शंस कर सके। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। मतलब हर सांस के साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो बॉडी में कम जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा,
कि हमारी बॉडी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। और इसीलिए क्या देखा गया है, जब कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम साथ में लेके ना जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वगैरह, ठीक है, तो जैसे तो ऊपर जाते हैं तो उनका दिमाग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है और ब्रेन को एहसास होता है कि खतरा है। और खतरे में क्या होता है, उसने जो कहानियां सुनी होती हैं वो उन सारी कहानियों को दिमाग में दोहराने लग जाता है। भूत प्रेत, बिग फुट और पता नहीं क्या क्या है, उसको अलग अलग चीजें, ऐसी चीजें दिखने लग जाती जो है ही नहीं, और पल भर फिर गायब हो जाती। क्यों? ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो खतरे का एहसास करके वो अपने आप कल्पनाएं बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा जो लोग पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, क्योंकि वो जन्म से कम ऑक्सीजन में रह रहे हैं, तो उनकी बॉडी क्या है, ठीक तरह से प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। कहने का मतलब है, अगर आप पहाड़ी लोगों को देखें तो उनकी हाइट क्या होती है, अपेक्षाकृत कम मिलती है, जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी चीज, उनका ब्रेन उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, उतना तुरंत मतलब रिएक्शंस नहीं आते, रिफ्लेक्शन स्लो हो जाते हैं। कारण क्या होता है, वो कम ऑक्सीजन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब अगर मान लो हम लोग वहां पे पहुंच चुके, हमारी बॉडी उसकी आधी नहीं है, तो हमें अपने साथ क्या लेके चलना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, ताकि जब हमें सांस लेने में दिक्कत हो, मतलब हमारी बॉडी को डिमांड ज्यादा ऑक्सीजन की वो मिल नहीं रही है, तो हम क्या कर सके, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसकी हेल्प ले सके। ठीक है, तो वहां भी क्या है, आपका फंडा क्या लगा, फंडा वही लगा ना, जैसे तो ऊपर जा रहे हो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब एयर में ऑक्सीजन कम है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो ब्लड में जो आपकी ऑक्सीजन जाएगी वो भी क्या जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, तो वही आपका हेनरी लॉ लग रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये आपके एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ की। तो हम आज के लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक जितना हो सकता है पढ़ते रहिए, ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।